पुनीत जो कि शादीशुदा है वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मेला देखने के लिए गया था। वहां पर मेले में इधर उधर घूम रहे थे और तभी उन्हें एक ऑर्केस्ट्रा का शो दिखाई देता है। तो सभी दोस्तों में सहमति हो जाती है उस शो को देखने के लिए। तो पुनीत भी उनके साथ उस शो को देखने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग टिकट लेकर उस शो के अंदर घुस जाते हैं। वहां जाकर वो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और शो को देखने लगते हैं। अब तभी स्टेज के ऊपर एक लड़की आती है और जिस लड़की को देखते पुनीत एकदम से हैरान सा हो जाता है और उस लड़की की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। उस लड़की का डांस जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद उस लड़की की नजर भी पुनीत के ऊपर पड़ती है जो अभी तक भी उसे घूरे ही जा रहा था। वह भी पुनीत को देखकर एकदम से हैरान सी हो जाती है और बहुत चक्की सी खड़ी रह जाती है। उसके बाद वह लड़की स्टेज से नीचे उतरती है और स्टेज के एक साइड में खड़ी होकर पुनीत की तरफ देखने लगती है। पुनीत भी लगातार उसे देखे जा रहा था तो वह लड़की उसको अपने पास बुलाने का इशारा कर देती है। उसके बाद पुनीत अपनी कुर्सी से उठकर उस लड़की की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, कौन थी वह लड़की जिसने पुनीत को अपनी तरफ बुलाने के लिए इशारा किया था? क्या कनेक्शन था इन दोनों का? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है हाथरस की। हाथरस के अंदर एक पुनीत नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता है और वह एक मोबाइल शॉप पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया करता है। वहीं पर उसके पिताजी एक नौकरी किया करते हैं और उनके घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता है। ज्यादा रुपए पैसे उनके पास नहीं है, लेकिन इतना पैसा वो कमा लिया करते हैं जिन पैसों से उनका घर का गुजारा आसानी से हो जाता है। अब पुनीत जो कि शादी के योग्य हो गया था तो उसके माता पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। अब पुनीत की अरेंज मैरिज हो गई थी और अरेंज मैरिज होने के बाद जिस लड़की से उसकी शादी हो गई थी वो लड़की उसके घर में दुल्हन बनकर आती है जिसका नाम था शिखा। अब शिखा और पुनीत उस घर के अंदर रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ पुनीत अपनी पत्नी शिखा से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। पुनीत जो कि मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर काम तो किया करता था, लेकिन साथ में वो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखता है क्योंकि उसका सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सी सरकारी नौकरी करे और उसके बाद अपने परिवार का भविष्य और भी ज्यादा बेहतर करे। अब इसके बाद पुनीत को और भी ज्यादा चिंता होने लगती है अपनी सरकारी नौकरी की, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई थी और वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। तो वह सोचता है कि अगर हमारे बच्चे होंगे तो उनका भविष्य और भी बेहतर होना चाहिए, इसी वजह से मुझे सरकारी नौकरी लगना होगा। इसके बाद पुनीत फैसला करता है कि अब मोबाइल रिपेयरिंग के काम पर नहीं जाएगा और घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई को और अच्छी तरह से करेगा ताकि उसकी एक सरकारी नौकरी लग जाए। पुनीत अपनी पढ़ाई को करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है और अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगता है। अब यह बात शिखा को अच्छी नहीं लगती क्योंकि पहले तो पुनीत उस पर ज्यादा ध्यान दिया करता था, लेकिन जब से उसने अपनी पढ़ाई करनी चालू करी है उस टाइम से वह शिखा की तरफ देखता भी नहीं है। अब इसके बाद शिखा उससे नाराज रहने लगती है और बात बात पर उसको महसूस करा दिया करती कि वह उससे बात नहीं करना चाहती। इसके बाद एक दिन पुनीत उसको अपने पास बिठाता और बिठाने के बाद पूछने लगता है कि शिखा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो शिखा अपने पति से कहती है कि तुम केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हो, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो और मैं ऐसे ही घर के अंदर रहा करती हूँ। अब इसके बाद जो पुनीत होता है वो उससे कहता है कि मैं जो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ वो अपने लिए ही दे रहा हूँ। कल को हमारा बच्चा होगा तो उसका भविष्य और भी ज्यादा बेहतर रहे, इसी वजह से मुझे पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी में लगना होगा। इस बात से पुनीत के घर वाले भी एग्री थे, लेकिन उसकी पत्नी को यह बात रास नहीं आती है। वह पुनीत से और भी ज्यादा लड़ाई करने लगती है और धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत ही ज्यादा होने लगती है। अब कई बार पुनीत अपनी पत्नी शिखा को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन शिखा उसकी एक बात नहीं सुनती है। पुनीत उसके मायके वालों के पास भी फोन करता है और उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे कर रही है, अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन शिखा के ऊपर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन अचानक से शिखा पुनीत से बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगती है और इस लड़ाई के दौरान पुनीत का हाथ शिखा के ऊपर उठ जाता है। वह शिखा में पिटाई लगा देता है और जैसे पुनीत ने शिखा के ऊपर हाथ उठाया था तो इसके बाद शिखा रूठकर मायके चली जाती है। अब उसके घर वाले उसे समझाते हैं, लेकिन शिखा को सभी की बातें बुरी लगने लगती हैं और वह सोचती है कि मैं सही हूं और पुनीत गलत है। इसके बाद लगभग 6 महीने तक दोनों पति पत्नी अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। इन 6 महीनों के दौरान जो शिखा थी उसको एक और लड़के से प्यार हो जाता है और वह उससे फोन पर बातें करने लगती है। अब यह बात जैसे शिखा के भाई को पता चलती है तो वह शिखा के ऊपर गुस्सा करता है और उससे नाराज हो जाता है। कहता है कि बहन ये अच्छी बात नहीं है, चारों तरफ हमारी बदनामी हो रही है, लेकिन शिखा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता
होता है। शिखा उस लड़के के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में लगातार बनी रहती है और इस बात के बारे में जो शिखा का भाई होता है वो अपने जीजा पुनीत को भी बता देता है। अब इस बात के बारे में पुनीत को जैसे ही पता चलता है तो वह शिखा के पास आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। इधर जो शिखा के मायके वाले थे वो भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिखा किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह पुनीत से वहां से जाने के लिए कह देती है तो पुनीत को मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। अब उसके कुछ दिनों बाद दोनों में तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो शिखा है वो उस लड़के के साथ अपने घर से भाग जाती है। अब पुनीत को इन सभी बातों से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो एकदम डिप्रेशन से में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा इस तरह से जिंदगी में उदास नहीं हुआ करते, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में और भी कुछ अच्छा हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब इन बातों को सुनकर लगातार माता पिता के समझाने के अनुसार जो पुनीत है वो दोबारा से उठकर खड़े होने की हिम्मत करता है और वह दोबारा से अपनी पढ़ाई को करने लगता है और इस बार वो जी तोड़ मेहनत करता है, दिन रात एक करता है और दिन रात एक करने के बाद उसकी एक सरकारी नौकरी लग जाती है। दोस्तों वह स्टेनोग्राफर लग गया था और स्टेनोग्राफर बनने के बाद उसकी सैलरी अच्छी खासी लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ पुनीत ने अपने आप को उस दुख से निकाल लिया था जो दुख उसकी पत्नी शिखा ने उसे दिया था, क्योंकि पुनीत उससे बेइंतहा प्यार किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और किसी और के साथ वहां से भाग गई थी। इसके बाद पुनीत के घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा बहुत बड़ी जिंदगी है, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद पुनीत जो कि शिखा को पूरी तरह से भुला चुका था, उसकी अच्छी खासी सरकारी नौकरी लग गई थी, तो वह अपने घर वालों से दूसरी शादी करने के लिए हामी भर देता है। कहता है कि ठीक है माँ बाबू जी, अगर आप चाहते हो तो मेरी दूसरी शादी करवा दो। उसके बाद पुनीत के माता पिता इस बार अच्छी सी लड़की देखते हैं और उससे पुनीत की शादी करवा देते हैं। अब पुनीत की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद पुनीत की जो पत्नी आती है वो पुनीत के हर भावनाओं को समझा करती है और अच्छी तरह से पुनीत के माता पिता की सेवा किया करती है। उसने अच्छी तरह से घर को संभाल लिया था और घर के अंदर पूरी तरह से शांति का माहौल बनाए रखती है। अब पुनीत अपनी नौकरी किया करता, नौकरी करने के बाद अपने घर को अच्छी तरह से चला रहा था और धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। इधर जो उसकी पत्नी शिखा, वह जिस लड़के के साथ भागी थी उस लड़के ने उसको धोखा दे दिया था। वह उसे एक अनजान शहर में छोड़कर वहां से भाग गया था। ना ही तो उसका फोन मिल रहा था और ना ही वो उसे कहीं पर भी दिखाई दे रहा था। वह काफी दिनों तक कोशिश करती है कि उसे ढूंढ लिया जाए, लेकिन वो लड़का उसे कहीं भी नहीं मिलता है। अब इसके बाद शिखा इधर उधर की दर-दर की ठोकरें खाती है, क्योंकि माता पिता के पास भी वह नहीं जा सकती। माता पिता के वहां से वह किसी और लड़के के साथ भाग गई थी, तो घर वालों ने उससे पहले ही कह दिया था कि हमारी तरफ से तू मर गई है, चाहे तू कहीं भी रहे, हमें तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। और पति को वो तलाक पहले से दे चुकी है, तो वह सोचती है कि क्यों ना पुलिस स्टेशन जाया जाए। उसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो वहां पर क्या बताऊंगी, क्योंकि उस लड़के ने अभी तक उससे शादी नहीं की थी, बस उसको लेकर ऐसे इधर उधर घूम रहा था। अब उन लोगों से क्या कहेगी कि वो लड़का क्या कर मेरे साथ भाग गया है, तो इस बात को सोचकर उसके कदम पीछे हट जाते हैं और वह पुलिस स्टेशन में भी नहीं जा पाती है। शिखा ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो केवल 8वीं क्लास पास है, तो उसे नौकरी की भी कोई उम्मीद नहीं है। वह इधर उधर ऐसे ही भटकने लगती है और भटकती भटकती एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी के पास पहुंच जाती है, क्योंकि शिखा को नाचने कूदने का बहुत ही ज्यादा शौक था। तो वह उनसे बातें करने लगती है, कहती है कि मुझे भी अपने साथ रख लो और मैं भी तुम्हारे साथ रहकर इस काम को करना चाहती हूँ। उसके बाद जो शो का मालिक था वह उससे नाचने के लिए कहता है और वह लड़की अच्छी तरह से नाचकर उन्हें दिखा देती है। उसके डांस को देखकर शो का मालिक उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है और वह उनके साथ ही रहकर उस ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगती है। शिखा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, तो मालिक को भी इससे डबल फायदा होता है। उसका शो फेमस होने लगा था और जहां पर भी वो शो किया करता था तो वहां पर लोग शिखा की वजह से उसकी तारीफ किया करते थे। वह शिखा को अपने पास ही रखा करता है और थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करता है ताकि उसका गुजारा होता रहे। लेकिन दोस्तों शिखा को यहाँ पर बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लोगों की निगाहें देखनी पड़ती हैं और लोगों के तरह तरह के कमेंट उसे सुनने को मिला करते हैं। वह इन बातों से काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी को इसी तरह से जीना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी किया था वो उसने ही किया था। अब उसके तलाक हुए उसको 3 साल हो गए थे और 3 साल बाद उनकी ऑर्केस्ट्रा पार्टी एक मेले में शो करने के लिए जाती है। वहां पर शो के अंदर जैसे शिखा स्टेज पर नाचने के लिए आती है तो तभी वह देखती है कि सामने ऑडियंस में उसका तलाकशुदा पति पुनीत बैठा हुआ है, जो उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है। इसके बाद शिखा अपने शो को कंप्लीट करती है और कंप्लीट करने के बाद स्टेज से उतरकर
उसी शो के कोने में मायूसी खड़ी हो जाती है। वह पुनीत की तरफ देख रही थी और पुनीत भी उसकी तरफ देख रहा था, तो एकदम से वह उसको इशारा कर देती है अपने पास आने के लिए। इसके बाद पुनीत अपनी कुर्सी से उठता है और वहां पर शिखा से मिलने के लिए चला जाता है। शिखा जाने के बाद उससे पूछती है कि पुनीत तुम कैसे हो। इधर जो पुनीत होता है वह भी यही सवाल उससे करने लगता है और कहता है कि शिखा तुम तो घर से गई थी, मैंने तो सुना था कि तुम किसी के साथ भाग गई, लेकिन आज तुम्हें यहाँ पर यह काम क्यों करना पड़ रहा है। अब इसके बाद शिखा अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब पुनीत जो शिखा को इस तरह से रोते हुए देखता है तो उसका पुराना प्यार जाग जाता है और वह पहले उसको चुप कराता है, कहता है कि पहले शिखा चुप हो जाओ, और उससे कहने लगता है कि कहीं कोई एकांत की जगह नहीं है जहां मैं और तुम बैठकर बात कर सके। क्योंकि दोस्तों पुनीत के साथ जो उसके दोस्त आए थे वह पुनीत की तरफ ही घूर घूर कर देख रहे थे और उन दोनों के बारे में गलत गलत तरह की बातें कर रहे थे। इसके बाद शिखा उसे पर्दे के पीछे ले जाती है जहां पर एकांत की जगह थी और जहां पर आर्टिस्ट वगैरह कोई भी नहीं था। वहां पर बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। वहां जाकर पुनीत फिर से शिखा से पूछता है कि शिखा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस तरह से यहाँ पर नाच गाकर अपना टाइम व्यतीत करना पड़ रहा है। उसके बाद शिखा के चेहरे पर मायूसी थी और मायूसी की हालत में ही वो अपनी पूरी कहानी को बताने लगती है। कहती है कि जब मैं उस लड़के के साथ भाग गई थी तो उसके बाद उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया और मैं इधर उधर भटकने पर मजबूर हो गई, और तभी ये लोग मुझे एक जगह प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए और नाचने में मेरा पहले से ही मन लगा करता था, तो मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी अपने साथ रख लो और मैं तुम्हारी तरह नाच गाकर अपना टाइम व्यतीत करना चाहती हूँ। अब मैं इनके साथ रहा करती हूँ, ये खाने पीने के लिए खाना दे देते हैं, थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं जिन पैसों से मैं अपनी ज़रूरत के सामान ले आती हूँ, और ये कुछ भी जो मैं कर रही हूँ ये सब कुछ मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं है। ऐसा कहते हुए साक्षी की आंखों से एक बार फिर से आंसू टपकने लगते हैं। तो पुनीत एकदम से उसको चुप कराता और कहता है कि साक्षी चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब इसके बाद साक्षी पुनीत से पूछने लगती है कि पुनीत तुम सुनाओ, तुम कैसे हो, तुमने कोई दूसरी शादी की या नहीं की। तो पुनीत उसे बताता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है और मेरी दूसरी शादी भी हो चुकी है। मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है और हर फैसले को लेने में मेरी मदद किया करती है। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से बिता रहा हूँ। अब इन सभी बातों को सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए एकदम से पुनीत के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि पुनीत जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब इसके बाद पुनीत साक्षी के आंसू नहीं देख पाता और उसको उठाने के बाद उसको चुप कराता है और कहता है कि साक्षी अगर मेरे लायक कोई मदद हो तो मुझे बता देना। तो साक्षी उससे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे दोबारा से अपना लो और अपने घर में अपने साथ रखने लगो। लेकिन तभी पुनीत उससे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मेरी दूसरी शादी हो गई है और मैं अपनी गृहस्थी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता। इसके बाद साक्षी उससे कहती है कि मैं इस तरह से अपनाने के लिए नहीं बोल रही, अगर तुम मुझे अपने घर में नौकरानी बनाकर रखोगे तो मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी, मुझे खाने के लिए खाना दे देना और पहनने के लिए कपड़े दे देना, उतने में ही मैं खुश रह लूंगी। लेकिन इस जिंदगी को मैं नहीं जीना चाहती क्योंकि यहाँ पर लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं और लोगों की गंदी निगाहें मुझे देखती रहती हैं। अब इसके बाद पुनीत थोड़ा सा सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद साक्षी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। साक्षी शो के मालिक से मना करके पुनीत के साथ वहां पर चलने लगती है। तो पुनीत के दोस्त उसे देखकर अलग अलग तरह की बातें बनाने लगते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो पुनीत के दोस्त थे ये उसकी नौकरी के दोस्त थे, यानी कि उसके आसपास के दोस्त नहीं थे। इसके बाद पुनीत उन लोगों को बता देता है कि ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है और काफी दिनों पहले हमारा तलाक हो गया था, लेकिन अब हम दोबारा से यहाँ पर मिले हैं और मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसके बाद पुनीत अपने दोस्तों से अलविदा लेकर सीधा साक्षी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जैसे पुनीत के माता पिता साक्षी को दोबारा से उस घर के अंदर देखते हैं तो एकदम से पुनीत पर गुस्सा हो जाते हैं और पुनीत से लड़ाई करने लगते हैं। कहते हैं कि तू दोबारा से इसको इस घर के अंदर ले आया जिसने पहले तुम्हारा सुख चैन भंग कर दिया था। इस आवाज को सुनकर पुनीत की दूसरी पत्नी भी वहां पर आ जाती है और वहां आने के बाद मामले को समझने की कोशिश करती है। तो पुनीत उन सभी को बताता है कि अब ये ऐसी नहीं रही है, सुधर चुकी है और कह रही है कि मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी, केवल मुझे खाने के लिए खाना दे देना और रहने के लिए घर दे देना। उसके बाद जो पुनीत होता है पूरी कहानी अपने माता पिता और अपनी पत्नी के सामने बताता है और इस कहानी को सुनने के बाद जो पुनीत की दूसरी पत्नी होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पुनीत के माता पिता उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही कर लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। उसके बाद पुनीत अपनी पत्नी की तरफ देखता है तो पुनीत की दूसरी पत्नी साक्षी को अपने साथ रखने से साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि ये इस घर में इस तरह से नहीं रह सकती। अब इस बात को सुनने के बाद पुनीत एकदम से हैरान हो जाता है
और पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो ये इस घर में नहीं रह सकती, ये एक नौकरानी की तरह रहना चाहती है तो तुमसे क्या जोर पड़ता है, तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और घर की अच्छी तरह से साथ संवार भी हो जाएगी। लेकिन तभी पुनीत की दूसरी पत्नी कहती है कि अगर इसे इस घर में रहना है तो इसे इस घर के अंदर मेरी बड़ी बहन बनकर रहना होगा। इस बात को सुनकर पुनीत भी एकदम से खुश हो जाता है और साक्षी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार इस बात से सहमत होता है और साक्षी उस घर के अंदर पुनीत के पत्नी के दर्जे पर ही रहने लगती है। दूसरी पत्नी उससे कहती है कि इसने गलती भले ही की है, लेकिन अपनी गलती के लिए अब ये पश्चाताप करना चाहती है तो हम लोगों को इसे सहारा देना चाहिए, ना कि इसे धुतकारना चाहिए। अब उन सभी परिवार वालों की सोच मिलने लगती है और पूरा परिवार हंसी खुशी एक ही घर के अंदर रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी कहानी पुनीत और साक्षी की। आप क्या कहना चाहते हो पुनीत के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो साक्षी के बारे में, और आप क्या कहना चाहते हो पुनीत की दूसरी पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।